नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आएंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल ही सीबीआई आरजीकर अस्पताल पहुंची और केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड अपने हाथ में ले लिए। सीबीआई ने मामले की जघन्यता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है। सीबीआई की विशेष टीम जांच के लिए आज सुबह कोलकाता पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक साइंटिस्ट और मेडिकल टीम भी कोलकाता पहुंची है। उधर पुलिस आरोपियों को लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी भी ले ली है। सीबीआई की टीम पूरे मामले में शुरू से लेकर अभी तक बारीकी से जांच करना शुरू करेगी। सीबीआई की टीम आज ही घटनास्थल पर भी जाएगी, जहां से सबूत के तौर पर कुछ नमूने लिए जाएंगे। महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि हमने अपनी संशोधित मांगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने रखी। फोर्डा के अध्यक्ष ने कहा, हमारी सभी मांगे मान ली गई हैं, इसीलिए फोर्डा हड़ताल वापस ले रहा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि वे डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा है कि उनकी हड़ताल अभी जारी रहेगी, क्योंकि सीबीआई जांच वाली उनकी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, जबकि वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सख्त कानून चाहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कोलकाता में हुई घटना की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का स्वागत किया। उन्होंने राज्य सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और विश्वास जताया कि सीबीआई जांच की सच्चाई सामने लाएगी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना आलमगंज के बजरंगपुरी की है। अजय साह को उनके घर के पास गोली मारी गई है। अजय साह भाजपा के पटना जिले के महामंत्री थे। वो अपने घर के पास दूध का बूथ चलाते थे। अपराधियों ने जिस वक्त उन्हें गोली मारी, उस वक्त वो अपने मिल्क पार्लर में ही बैठे थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थानीय माओवादी इकाइयों द्वारा अवैध रूप से लेवी वसूली की जा रही थी। अवैध वसूली के मद्देनजर गरियाबंद धमतरी पुलिस बल एवं सीआरपीएफ ने विशेष सर्च अभियान चलाया। इस अभियान में नक्सलियों के ठिकानों से पुलिस को 38 लाख रुपए नकद मिले हैं। नकद के अलावा पुलिस को नक्सलियों के पास से 23 बीजीएल राउंड यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 13 डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा के असार इलाके में मंगलवार शाम मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ के बाद सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस ने जंगल में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके मद्देनजर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के मद्देनजर आज एक बैठक होनी है। निर्वाचन आयोग और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि कोई भी आंतरिक या फिर बाहरी ताकत चुनाव को बाधित नहीं कर सकती। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम जमानत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि सीबीआई के काम में कोई दुर्भावना नहीं थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। एमपी एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व सपा विधायक अनूप संडा समेत 5 दोषियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सक्रिय हुई आजमगढ़ जिले की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापा मारकर 12 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की गई है। बरामद की गई रकम वो पैसे हैं जो ये लोग नकल कराने के एवज में लेते थे। एसपी हेमराज मीना के मुताबिक ये गिरफ्तारियां क्षेत्राधिकारी नगर एसओजी टीम थाना सिधारी और रानी की सराय के नेतृत्व में टीम गठित कर नकल माफियाओं पर कार्रवाई के चलते की गई है। केंद्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित होने वाले समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 108 से अधिक क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। आमंत्रित सदस्यों में पंचायती राज संस्थानों की महिला सदस्यों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को देश भर में कार्यान्वित करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के 1037 कार्मिकों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति वीरता और सेवा पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा करने या फिर अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में किए गए दुर्लभ विशिष्ट वीरता कार्य के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इस साल हम आजादी की 78वीं सालगिरह मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने पटनी टॉप के पास संयुक्त अभियान शुरू किया है। इसके तहत बटोटे डोडा राजमार्ग पर सुरक्षा बलों ने विशेष नाका स्थापित किया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज विभाजन विभीषिका से पीड़ित लोगों को नमन कर रहा है। 14 अगस्त 1947 से जुड़ी उन स्मृतियों को याद कर रहा है जिसमें करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा था। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश लगातार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन के कारण हुई हिंसा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विभाजन की विभीषिका से प्रभावित हुए लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। ये उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का दिन है। पीएम मोदी ने लिखा, विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को फिर से संवारा और अपार सफलता प्राप्त की। आज हम
अपने देश में एकता और भाईचारे के बंधनों की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर इसके पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे क्रूर प्रकरण के दौरान अमानवीय पीड़ाओं का सामना किया। अमित शाह ने लिखा, अपने इतिहास को स्मृति में बसाकर उसे सीख लेकर ही एक राष्ट्र अपने मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकता है और एक शक्ति के रूप में उभर सकता है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और द्रास में भी लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेह में आयोजित कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं द्रास में करगिल जिला पुलिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से करगिल युद्ध स्मारक तक एक बाइक रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली को चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाला गया। मशहूर संगीतकार ओपी नैयर की पोती अभिनेत्री निहारिका रायजादा ने पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को महत्वपूर्ण अभियान बताया। उन्होंने तिरंगा के महत्व को बताते हुए क्रांतिकारियों के योगदान के लिए उन्हें नमन किया। अभिनेत्री इति आचार्य ने हर घर तिरंगा अभियान की प्रशंसा की और इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस दौरान सचिव सचिन एस कृष्णन, अतिरिक्त सचिव भुवनेश कुमार और संयुक्त सचिव संकेत भोंडवे और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण ने भाग लिया। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से स्पैम कॉल करने वाली गैर पंजीकृत संस्थाओं के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ ऐसी कंपनियों को 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा है। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कई बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। ऐसा उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया है। चूंकि रेपो रेट अभी भी 6.5% पर स्थिर है, इसलिए बैंक अब ग्राहकों को, खासकर बुजुर्गों को ज्यादा ब्याज देने के इच्छुक हैं। दिग्गज खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसके निदेशक मंडल ने हिंदुस्तान जिंक में बिक्री पेशकश के जरिए 11 करोड़ शेयर यानी कि 2.60% की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि वेदांता ने ओएफएस लाने की तारीख और इसके आधार मूल्य के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है। गूगल ने भारत में अपने स्मार्टफोन पिक्सल 8 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मेड इन इंडिया गूगल पिक्सल 8 का उत्पादन शुरू। कंपनी ने पिछले साल गूगल फॉर इंडिया इवेंट में इसका ऐलान किया था। अब कंपनी ने भारत में अपने फोन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। साथ ही साथ भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट में गूगल का मेड इन इंडिया नया पिक्सल स्मार्टफोन लॉन्च होगा। स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिंहन का इस्तीफा। स्टारबक्स ने कहा है कि चिपोटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन निकोल कॉफी श्रृंखला के नए सीईओ होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने
की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम वंदे मातरम। जय भारत। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने SUV फ्रॉक्स का जापान में निर्यात शुरू कर दिया है। कंपनी ने गुजरात के पीपावाव से 1600 वाहनों का कंसाइनमेंट जापान भेजा। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में 12 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। IIFT 2023 में 27वें स्थान से आगे बढ़कर इस वर्ष 15वें स्थान पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में 72 देशों के बायर्स भाग लेंगे। इनमें से करीब 400 बायर्स ने 9 अगस्त तक इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। मध्य प्रदेश में 850 से अधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों के बैंक खाते में 274 करोड़ 88 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 उद्योगों का लोकार्पण और 99 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी वर्चुअल माध्यम से किया। ओला इलेक्ट्रिक के बाद अब एथर एनर्जी अपना IPO ला सकती है। बिक्री के लिहाज से देश की चौथी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता ने अपने मौजूदा निवेशक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 600 करोड़ रुपए जुटाए। इससे वो 1.3 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई है। भारतीय बाजार की हिस्सेदारी अब प्रमुख इमर्जिंग मार्केट बेंचमार्क में पहली बार 20% से ज्यादा हो जाएगी। वैश्विक सूचकांक प्रदाता द्वारा ताज़ा समीक्षा के बाद MSCI सूचकांक में भारत का भार पहली बार 20% पार जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक 9 सितंबर को होगी। परिषद ने सोशल मीडिया मंच X पर जानकारी दी।
यूक्रेन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे लौटा देंगे रूसी जमीन। हालांकि जमीन लौटाने के एवज में उन्होंने रूस के सामने एक शर्त रखी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपने लोगों के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं। रूस ने पिछले महीने यूक्रेन पर 2000 से अधिक हमले किए हैं। ऐसे में अगर रूस हमारी शर्त मानकर शांति समझौता कर लेता है तो यूक्रेन को अन्य लोगों की संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को नए हथियारों की बिक्री के लिए $20 बिलियन से ज्यादा राशि की मंजूरी दे दी है। बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला गाजा में मानवीय क्षति के कारण हथियारों की आपूर्ति रोकने के दबाव को दरकिनार करते हुए लिया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को एक मजबूत और आत्मरक्षा के लिए विकसित करने में मदद करना अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका का कहना है कि ईरान संभवतः इस हफ्ते इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसे में तैयार रहना होगा। अफ्रीका के शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य निकाय ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से पड़ोसी देशों में फैलने वाले एमपॉक्स के प्रकोप पर महाद्वीपीय सुरक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने इसे लेकर पिछले सप्ताह ही चेतावनी दी थी। कहा था कि इस वायरल संक्रमण के फैलने की दर चिंताजनक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैंसर के इलाज और रोकथाम के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने बताया कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर हेल्थ के माध्यम से कैंसर रोकने और उसके इलाज के लिए कई शोध किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के 3 साल पूरे हो गए हैं। ब्रिटेन में पिछले 2 हफ्तों में हुई हिंसा, आगजनी और लूटपाट के साथ साथ नस्लवादी हमलों के सिलसिले में यूके पुलिस ने 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दंगों से पूरे इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के शहरों में हिंसा भड़क उठी। राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख परिषद ने कहा कि पूरे ब्रिटेन में 1024 को गिरफ्तार किया गया और 575 को आरोपित किया गया। जापानी स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपनी पार्टी के नेता के पद की दौड़ से बाहर होने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों से 15 अगस्त को गंभीरता के साथ राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की अपील की है। पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अब 16 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। पहलवान विनेश फोगाट के मामले में तीसरी बार फैसला टाल दिया गया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की ओर से मंगलवार को फैसला सुनाया जाना है। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। भारतीय हॉकी स्टार पियाश्री देश ने पहलवान विनेश फोगाट को फाइटर करार देते हुए कहा कि वो कम से कम एक पदक की हकदार हैं, लेकिन साथ ही ये घटना सभी के लिए सबक होनी चाहिए। भारतीय हॉकी की दीवार PR श्रीजेश का कहना है कि जब जूनियर टीम के कोच के रूप में करियर की नई पारी का आगाज करेंगे। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से मेहनत का फल मिल गया है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत ने भारत वापस आने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। भारतीय पैरालंपिक समिति प्रमुख देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि 28 अगस्त से शुरू होने वाले पैरालंपिक में देश को 25 से ज्यादा पदक की है उम्मीद। भारत को पैरालंपिक खेल में अपनी आर्मलेस तीरंदाज शीतल देवी से काफी उम्मीदें हैं। ये शीतल देवी का पहला पैरालंपिक इवेंट होगा।
टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत पेरिस पैरालंपिक का हिस्सा नहीं है। 18 महीने के निलंबन पर उन्होंने कहा कि एक एथलीट के तौर पर उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय है और वे बेहद दुखी हैं। बीसीसीआई ने 2024-25 के अपने होम कैलेंडर में बदलाव किया है। बोर्ड ने इससे पहले 20 जून 2024 को भारतीय टीम का होम कैलेंडर जारी किया। बीसीसीआई के नए शेड्यूल के अनुसार ग्वालियर को भारत बांग्लादेश सीरीज के पहले T20 मुकाबले की मेजबानी दी गई है। ये मुकाबला नवनिर्मित माधवराव सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने बताया कि ग्वालियर 6 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी करेगा। भारत बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स चोटिल होने की वजह से श्रीलंका के खिलाफ 21 अगस्त से मैनचेस्टर में शुरू हो रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। चोटिल होने की वजह से बेन स्टोक्स अब कुछ महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीकी ओलंपिक पदक विजेताओं का जोहान्सबर्ग के पास OR टेम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नायक की तरह स्वागत हुआ। पेरिस ओलंपिक से अपने देश दक्षिण अफ्रीका लौटने वाले एथलीटों में स्वर्ण पदक विजेता और भी शामिल थे। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।